मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th क्लास। आज हम चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के टॉपिक्स मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा, विलय नीति और नए शासन की स्थापना पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में अपने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे मराठों से लड़ाई। क्या 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी अपने काबू में करना चाहने लगी और उनको खत्म करने की इच्छा मन में रखने लगी। क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मराठों में थोड़ी सी निम्नता आने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश के शासन चलाने के लिए मराठों का सपना टूट गया था, क्योंकि वो उसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई। ये सारे सरदार एक पेशवा, एक सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का एक सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और वो पुणे में रहता था। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष भी नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा के युद्ध में मोर्चों में कई लड़ाई हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित अधिक से अधिक भूभाग जो थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 और 1930 से मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। फिर अगला टॉपिक आता है सर्वोच्चता का दावा, कि जो शक्तिशाली है वो अपने आप को सर्वोच्च समझने लगा। कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू हुई। कंपनी का दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हित की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उन्हें अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देने लगी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत टॉप नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि फिलहाल अभी कर्नाटक में है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लाने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनको जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक करीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश और शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी की सजा दे दी। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे देश में फैल कर भारत में अपनी चपेट में न रहे। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण करना चाह रहे थे। 1838 से 1882 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसका प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध के कब्जे में रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं जलने दी और रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। फिर अगला टॉपिक आता है विलय नीति, कि विलय मतलब किसी चीज में मिलना। तो क्या विलय नीति क्या थी? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बड़े लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। कि अगर किसी शासक का पुत्र नहीं है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सत्ता को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा,
संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसीलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों भी 1857 में महान विद्रोह में उनके साथ में शामिल हो गए। 1857 फिर आता है अगला टॉपिक, नए शासन की स्थापना, कि किस तरह से नए शासन की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में भी उसने खास तौर से उल्लेख है कि 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं और मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। कि फौजदारी अदालत होगी और एक दीवानी अदालत होगी। कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और उनके मौलवी और जो हिंदू पंडित थे वो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। कि 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1878 में यूरोपीय न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इसका मुख्य काम था लगान और इकट्ठा करना और न्यायाधीश और अधिकारियों दरोगा सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। फिर आता है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी, जिसमें जिस सेना में ज्यादा बल था वही ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की संख्या बढ़ती गई और जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाहियां मुहैया भी कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू करी तो उसमें भी यही तरीका अपनाया। 1820 के दशक में जैसे जैसे तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ों की जरूरत कम होती गई। इस वजह से ये भी ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक होती थी उनके पास और मैचलॉक से लैस होते। कंपनी की सेना के सिपाहियों को सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। अच्छी विशाल सेना का गठन करने लगे थे। सिपाहियों की यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, कि यूरोपीय तरीके से उनको शिक्षाओं दी जाना और अभ्यास और अनुष्ठान सिखाया जाना कि उनके जीवन ज्यादा नियंत्रित वो कर सके। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों का सेना खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिकों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत व्यापारिक कंपनी ने इसे बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई कि यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली कंपनी यहाँ पर
औपनिवेशिक शक्ति से बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई नाव तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत में पहुंचने से 6-8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार जैसे भारत में ही आने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीपों के 63% भूभाग और 78% आबादी पर हमारे कंपनी का सीधा ही शासन स्थापित हो गया और देश के शेष भूभाग आबादी का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा। इस प्रकार व्यावहारिक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म है। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।